30 दिन जेल, 31वें दिन कुर्सी गायब। मोदी सरकार का वो प्रस्तावित बिल जो पीएम तक को भी नहीं बख्शेगा। जरा सोचिए, जेल की एक कोठरी में बैठा एक मुख्यमंत्री अभी दोषी साबित नहीं हुआ, सिर्फ आरोपी है। क्या वो सरकार चलाने का हकदार है? और अब इसी सवाल को उलट दीजिए, क्या एक जांच एजेंसी सिर्फ गिरफ्तारी की टाइमिंग से किसी चुनी हुई सरकार की कुर्सी हिला सकती है? दोनों ही सवाल सही लगते हैं, लेकिन दोनों ही सवाल बहुत खतरनाक लगते हैं। और यही टकराव है 130वें संविधान संशोधन बिल के केंद्र में, जो अगले कुछ हफ्तों में संसद के फ्लोर पर पहुंचने वाला है। तो आइए समझते हैं कि बिल क्या है और बिल कहता क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। बिल का ढांचा सीधा है। अगर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर ऐसा आरोप है जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है और वो लगातार 30 दिन हिरासत में रहता है, तो 31वें दिन उसकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। न इस्तीफे की जरूरत है, न किसी वोट की। बिल क्या कहता है ये जानना आसान है, मुश्किल सवाल ये है, ये बिल किस चीज का जवाब है और क्या वो जवाब सही सवाल का है, और ये बिल क्यों मायने रखता है। अरविंद केजरीवाल 5 महीने जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रहे। सेंथिल बालाजी ने भी इस्तीफा नहीं दिया। इससे पहले लालू यादव, जयललिता जैसे नेता खुद इस्तीफा दे देते थे। ये एक अनकही परंपरा थी, कानून नहीं। तो सवाल ये है, जब परंपरा टूट जाए तो जवाब कानून बनाना है या ये मान लेना कि परंपराएं वैसे भी टूटती रहती हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसी उदाहरण को हथियार बनाया है। उनका तर्क है कि अगर ये कानून पहले से होता तो केजरीवाल को गिरफ्तारी के तुरंत बाद इस्तीफा देना पड़ता, न कि महीनों बाद। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये बिल किसी एक पार्टी को निशाना नहीं बनाता, बल्कि सत्ताधारी दल पर भी उतना ही सख्ती से लागू होगा। तो क्या ये सिर्फ प्रक्रिया का सवाल नहीं है? गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि इस बिल में दोष सिद्ध होने की शर्त नहीं है, सिर्फ हिरासत की, यानी फैसला लेने वाली अकेली संस्था जांच एजेंसी है। कोर्ट सिर्फ गिरफ्तारी की वैधता और जमानत देखेगा, अपराध की आशंका का आकलन नहीं करेगा। और इसका पेच यहीं पर है। अगर कल किसी राज्य में विपक्ष की सरकार है और केंद्रीय एजेंसी उस राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेती है, तो 30 दिन बाद कुर्सी किसकी वजह से गई? अपराध की वजह से या गिरफ्तारी की टाइमिंग की वजह से? ये फर्क छोटा नहीं है, ये इस पूरे बिल की जान है। और यही आपत्ति विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग शब्दों में दोहराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि जब देश में पहले से ईडी, सीबीआई और आयकर जैसी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल होता है, तो मौजूदा कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सीधे असंवैधानिक करार दिया है। वहीं प्रियंका ने इसे तानाशाही बिल कहा है। अरविंद केजरीवाल का सवाल तो इससे भी तीखा है। अगर किसी नेता पर झूठा केस लगाकर 30 दिन जेल में रखा जाए और बाद में वो बरी हो जाए, तो झूठा आरोप लगाने वाले अधिकारी या एजेंसी को सजा कौन देगा? दिलचस्प बात ये भी है कि जेपीसी इस समस्या को पूरी तरह नकार नहीं रही। कमेटी ये सुझाव दे सकती है कि कानून सिर्फ कुछ तय तरह के अपराधों पर लागू हो, यानी हर 5 साल वाला आरोप इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, सिर्फ चुनिंदा और गंभीर श्रेणियों पर ही लगेगा। तो यहाँ पर एक सवाल बनता है, क्या दायरा सीमित करने से डर कम होता है या सिर्फ यह तय करने की ताकत बदल जाती है कि कौन सा आरोप काफी गंभीर गिना जाएगा? और यहीं पर सरकार का पलटवार यह है कि 30 दिन में कम से कम 3 बार जमानत मांगी जा सकती है, यानी अगर आरोप कमजोर है तो नेता बाहर आ जाएगा। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तो विपक्ष पर सीधा आरोप लगाया है कि वो सिद्धांतों की नहीं, सिर्फ सत्ता बचाने की राजनीति कर रहे हैं। और अमित शाह का तर्क है कि अदालतें संवेदनशील हैं और अगर किसी को झूठे मामले में फंसाया गया हो तो कोर्ट 30 दिन के भीतर जमानत पर फैसला दे ही देगा। लेकिन क्या भारत की अदालतों में 30 दिन में जमानत मिलना ग्राउंड रियलिटी में है? और ग्राउंड रियलिटी में उतना ही आसान लगता है जितना कागज पर लगता है? ये सवाल इस पूरी बहस का सबसे कमजोर और सबसे अहम कोना है। खैर, क्या आपको लगता है कि संसद में यह बिल पास होगा या सिर्फ शोरगुल है? तो बिल की राजनीतिक कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कानूनी। जेपीसी की अध्यक्षता भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी कर रही हैं। कमेटी में ओवैसी और एनसीपी शरद पवार गुट
जबकि सुप्रिया सुले जैसे विपक्ष झुकाव वाले चेहरे तो शामिल हैं, लेकिन खुद सुले ने अंदर से ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब देश में पहले से पीएमएलए जैसा सख्त कानून मौजूद है तो एक और सख्त प्रावधान की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन असली टकराव कमेटी के बाहर है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और डीएमके के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरह जेपीसी का बहिष्कार किया है। पार्टी ने इसे तमाशा करार दिया, ये कहते हुए कि सत्ता पक्ष के बहुमत की वजह से समिति में उनकी बात वैसी भी नहीं सुनी जाएगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसे सुपर इमरजेंसी बताया और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रह चुकी ममता बनर्जी ने इसे तो हिटलरी बिल कहा है और आरोप लगाया कि यह बिल लोकतंत्र को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश है और एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक सरकार वाली व्यवस्था बनाने का इरादा रखता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नंबरों की। यदि नंबरों पर आए तो लोकसभा में एनडीए करीब 330 पर है और जरूरत 362 की है, यानी अभी 32 वोट कम। और यदि बात करें राज्यसभा में तो एनडीए करीब 151 पर है और जरूरत 162 की है, मतलब 11 वोट कम। हाल में टीएमसी, शिवसेना और आप से हुए बड़े दल बदल ने ये फासला घटाया है, लेकिन पूरा नहीं किया। और ये भी तय मानिए कि जब 17 जुलाई को जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट आएगी, विपक्षी सांसद उस पर अपना असहमति नोट जरूर दर्ज कराएंगे। यानी जो सहमति दोनों खेमों के बीच दिख रही है वो सुरक्षा उपायों तक सीमित है, बिल की बुनियादी सोच पर नहीं। सरकार इसे क्लीन पॉलिटिक्स का कानून बताएगी, विपक्ष इसे चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का हथियार। इसलिए असली लड़ाई अब सिर्फ ये नहीं रह गई कि कानून सही है या गलत, ये बन गई है कि यह राजनीतिक कीमत पर पास होगा। नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी जैसे तटस्थ खिलाड़ियों का रुख शायद इस बात से ज्यादा तय करेगा कि आगे क्या होगा बनिस्बत इस बात के कि बिल में लिखा क्या है। इस बिल पर बहस असल में बड़े बड़े सवालों का हिस्सा है जो भारतीय राजनीति में बार बार लौटता है। जांच एजेंसी और चुनी हुई सरकार में ताकत किसके पास होनी चाहिए? समर्थकों के लिए ये जवाबदेही की कहानी है, कोई भी जेल से सरकार नहीं चला सकता, लेकिन आलोचकों के लिए यह संघवाद और सत्ता के दुरुपयोग की कहानी है, आरोप लगाकर सरकार गिराने का एक कानूनी रास्ता। दोनों तर्क अपनी जगह मजबूत हैं और शायद यही वजह है कि तीनों राजनीतिक खेमे, सत्ता पक्ष, विपक्ष और तटस्थ दल इस बात पर सहमत दिख रहे हैं कि बिल में कुछ सुरक्षा उपाय जरूर जोड़े जाने चाहिए। लेकिन सेफगार्ड्स जोड़ने से बुनियादी सवाल हल नहीं होता, सिर्फ नरम पड़ता है। असली सवाल अब भी वहीं खड़ा है, दोष सिद्ध होने से पहले पद जाना न्याय है या पूर्वाग्रह? 17 जुलाई को रिपोर्ट, 20 जुलाई को सत्र और बीच में बंद कमरों में क्षेत्रीय दलों को मनाने की कोशिशें, यही अगले 3 हफ्तों की असली कहानी होगी। बिल का कानून बनना तय नहीं, लेकिन एक बात तय है, जिस दिन ये पास होगा हर आगे की गिरफ्तारी सिर्फ एक जांच नहीं रहेगी, वो एक सियासी हथियार भी बन जाएगी। तो असली सवाल ये नहीं है कि बिल कब पास होगा, असली सवाल ये है जिस दिन यह पास होगा उस दिन के बाद कौन तय करेगा कि अगली गिरफ्तारी न्याय है या रणनीति। ये सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ती हूँ और आपसे ये अपेक्षा रखती हूँ कि आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर साझा करेंगे। तो आज की ये खबर यहीं तक, फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ 7 टीवी भारत पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला।